तो चलिए बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक अध्ययन। आपका जो कि डीएलएड का 7वां पेपर है। फर्स्ट पेपर आपका बाल मनोविज्ञान, सेकंड शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, और 7वां पेपर आपका है 7th पेपर जो है सामाजिक अध्ययन। ये तीनों पेपर 50-50 नंबर के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अति लघु जो शॉर्ट में थे उसको हमने बना के दिया, लेकिन लेक्चर यदि आप पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इस जो लेक्चर होता है उससे आपका विस्तृत यानी दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु सब एक ही जगह आपको मिल जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका है जो फर्स्ट यूनिट का है आपका इतिहास। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इतिहास। इतिहास का अर्थ, इतिहास का अर्थ, फिर महत्व, फिर इतिहास का अर्थ हो गया, महत्व हो गया, स्रोत, क्या? स्रोत। तो क्या क्या पढ़ेंगे? इतिहास का अर्थ हो गया, महत्व हो गया और स्रोत हो गया। तो सबसे पहले हम इतिहास का अर्थ जानते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या है। इतिहास का अर्थ, इतिहास का अर्थ क्या है? तो देखिए ध्यान से आप पढ़िए। इतिहास शब्द, जो इतिहास शब्द है, यह शब्द किससे बना है? आप देखिए, इति धन हा धन अस प्रत्यय, धन असह, असह लगा देते हैं, विसर्ग असह शब्द से बना है। यह शब्द इति प्रत्यय, हा धातु, इति उपसर्ग हो जाएगा, हा धातु और अस प्रत्यय से मिलकर बना है। इन शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। एक नंबर आपका पक्का है कि पूछा जाता है। यह शब्द इति धन हा धन असह असह इन शब्दों से मिलकर बना है। अब क्या हो गया? देखिए अस धातु, अब ये इसका पूछा जाता है विच्छेद की क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अस धातु हो गई, अस धातु, अस धातु, सॉरी अस प्रत्यय हो जाएगा, हा धातु, हा धातु, इसका जो मूल शब्द है हा धातु, अस प्रत्यय, अस प्रत्यय, अस प्रत्यय और लिट लकार, लिट लकार, लिट लकार एक वचन, एक वचन का शब्द है, एक वचन का शब्द है। अब ये इसका विच्छेद हो गया, जिसका अर्थ क्या है अब जानिए। जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है पूर्व में घटित घटनाओं, पूर्व में घटित घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना या सामान्य जानकारी रखना, सामान्य सामान्य जानकारी रखना, रखना। अब एक शब्द यहीं पे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलता है कि इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के, इतिहास, इतिहास के जनक पूछा जाता है, जनक। अब इतिहास के जनक वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ आप ध्यान दीजिए। इतिहास के जो जनक हैं वो है हेरोडोटस, 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 ठीक है, इतिहास के जनक। इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक है हिस्टोरिकल,
हिस्टोरिकल। इसी में क्या किया इन्होंने, भारत के इतिहास का वर्णन किया है। भारत के इतिहास का वर्णन किया है। भारत के इतिहास का वर्णन किया है। अब यूनानी, यानी ये कहाँ के रहने वाले थे, ये यूनान के निवासी थे। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे, तो यूनान के। पूछा भी जा सकता है एक प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न, ये कहाँ के निवासी थे बच्चों, तो यूनान के, यूनान के निवासी थे, निवासी थे। और ये इन्होंने इतिहास को क्या कहा, यानी यूनानियों ने इतिहास को क्या कहा, यूनानियों के अनुसार, यूनानियों के अनुसार इन्होंने कहा हिस्टोरी, इसको क्या कहा, हिस्टोरी, इन्होंने हिस्टोरी कहा इसको। और जिसका वही अर्थ है कि घटित घटनाओं का ज्ञान, घटित घटनाओं का ज्ञान। तो इतिहास का क्या अर्थ हुआ, तो इतिहास का अर्थ हम जानते हैं कि इतिहास का अर्थ सामान्य रूप से क्या हुआ कि पूर्व घटित घटनाओं का सामान्य ज्ञान, सामान्य अर्थ भूतपूर्व घटित घटनाओं, भूतपूर्व घटित घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना या उसका वर्णन करना इतिहास है, इतिहास है। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि इतिहास का अर्थ, पहले पॉइंट पे हम 3 पॉइंट पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। इतिहास का अर्थ, यह शब्द इति, धन हा, धन असह, इन शब्दों से मिलकर बना है। हा धातु है, मूल शब्द है, अस प्रत्यय है, और लिट, इति मीन्स होता है बीता हुआ, पूर्व में। इति मीन्स होता है, कहते हैं इतश्री, एक शब्द है ना, आप बहुत बोलते, इति का क्या हो जाएगा, श्री हो जाएगा, इति का आप विलोम श्री हो जाएगा। श्री मीन्स होता है प्रारंभ, प्रारंभ, और इति मीन्स होता है समाप्त। इति मीन्स क्या होता है, समाप्त। तो जो समाप्त है यानी भूतपूर्व, पूर्व में, क्या हो गया, पूर्व में इसका अर्थ हो गया। हा मूल धातु है, घटना से संबंधित, अस प्रत्यय है, शब्द को बनाया गया है इससे, और इन शब्दों से मिलकर बना है। हा धातु अस प्रत्यय लिट लकार एक वचन का शब्द है, जिसका अर्थ है पूर्व में घटित घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करना या सामान्य जानकारी रखना। इतिहास के जो जनक हैं कौन, हेरोडोटस है, हेरोडोटस, कहीं हेरोडोटस लिखा रहता है, कहीं हेरोडोटस। और इनकी बुक जो है वो कौन है, हिस्टोरिकल। और हिस्टोरिकल में इन्होंने क्या किया है, भारत के इतिहास का वर्णन किया है। और ये कहाँ के रहने वाले, एक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यूनान के निवासी थे। और यूनानियों के अनुसार इन्होंने क्या कहा, इसको हिस्टोरी कहा। क्या कहा, हिस्टोरी। और हिस्टोरी का अर्थ क्या है, घटित घटनाओं का ज्ञान। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका सामान्य अर्थ इतिहास का हुआ कि भूतपूर्व घटित घटनाओं का क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करना या उसका वर्णन करना इतिहास है। तो इतिहास का अर्थ एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, हम साइड में हैं तो आगे आपको पढ़ाते हैं। तो आइए आगे आपको पढ़ाने चल रहे हैं हम। इतना हो गया होगा, तो चलिए इतिहास के हम परिभाषा को बताते हैं। इतिहास की परिभाषा वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप विस्तृत में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो परिभाषा को 1-2 जरूर लिखिएगा। प्रोफेसर किसके अनुसार, आइए लिखते हैं हम लोग,
प्रोफेसर चार्टे के अनुसार, प्रोफेसर चार्टे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सीधे कहा कि इतिहास हमारे संपूर्ण जीवन का, इतिहास हमारे संपूर्ण जीवन का भूतपूर्व घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन है। किसने कहा? प्रोफेसर चार्टे ने कहा। चार्टे ने, नाम ही अजीब है लेकिन इनका यही नाम है, इतिहास हमारे संपूर्ण जीवन का भूतपूर्व घटनाओं का। देखो क्या है, ऐसे नहीं कि जो जहां से पाए उठा के आपने वर्णन कर दिया वो इतिहास हो गया। इतिहास जो है भूतपूर्व घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। और ये किसके अनुसार? चार्टे के अनुसार। दूसरी परिभाषा आपकी है हेनरी जॉनसन के अनुसार। हेनरी जॉनसन के अनुसार, हेनरी जॉनसन के अनुसार इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी अपना मत किया। इन्होंने सीधे कह दिया कि भूतकालीन घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन ही इतिहास है। भूतपूर्व घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन ही इतिहास है। सबने कहा। देखिए ध्यान दीजिए, भूतपूर्व घटनाएं भविष्य में जो पहले घटित हुई हैं, पहले हो चुका है, उनका हम क्या करते हैं? क्रमबद्ध जो जानकारी लेते हैं, जो अध्ययन करते हैं, वही इतिहास है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसके अनुसार? प्रोफेसर चार्टे। ये क्या लिख रहे थे? इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा किसके अनुसार? पहला प्रोफेसर चार्टे के अनुसार, दूसरा किसके अनुसार? हेनरी जॉनसन के अनुसार। यानी इतिहास हमारे संपूर्ण जीवन का भूतपूर्व घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। और दूसरे ने कहा हेनरी जॉनसन के अनुसार, उन्होंने भी वही शब्द कहा कि भूतकालीन घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन ही इतिहास है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइए आगे बढ़े। अब चलिए इतिहास का महत्व जानते हैं। इतिहास का अर्थ आपने जाना, पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इतिहास आपने जाना, लेकिन इसका क्रमबद्ध कैसे रखा गया, यानी इसे इतिहास का विभाजन कैसे किया गया। इतिहास का आपके उसमें नहीं है, लेकिन आप जानिए इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन जानते हैं। देखिए इतिहास का अर्थ जाना कि भूतपूर्व घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन या सामान्य जानकारी प्राप्त करना ही इतिहास है। अब इतिहास का विभाजन हम जानते हैं। इतिहास को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों। अब कैसे आप कहेंगे? 3 भागों में बांटा गया। अब देखते हैं कौन कौन सा है। पहला आपका हो जाएगा प्रागैतिहासिक। क्या लिखा आपने? प्रागैतिहासिक काल। इसे कालों में विभाजित किया गया। किसमें? कालों में विभाजित किया गया। कालों में समय होता है ना, समय। तो पहला समय क्या रहा? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक
काल। और तीसरा आपका हो जाएगा ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक ऐतिहासिक काल। अब देखिए, बड़े गौर से आप ध्यान दीजिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है, अब इसको हम बता दे रहे हैं आपको कि प्राग ऐतिहासिक काल यह सीधे यह वह काल है जिसमें मानव को किसी लिपि एवं शैली के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं था। यानी यह वह काल था कि मानव को क्या था? मानव को क्या करना, किसी लिपि एवं शैली के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं था। यानी जो मानव था उसे लिपि और शैली कुछ पता ही नहीं था। ये वो काल है जिसमें कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, यह वह काल है जिसमें मानव को क्या हुआ? मानव को लिपि एवं शैली तो मिली, यानी उसका ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। यानी देखिए, प्रागैतिहासिक काल में मानव को कोई साक्ष्य नहीं मिला, यानी कोई शैली और कोई लिपि नहीं मिली, यानी उसके विषय में उन्हें ज्ञान ही नहीं था कि क्या है। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल यह वह काल है जिसमें मानव को लिपि एवं शैली तो मिली, यानी उसका ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। फिर ऐतिहासिक काल, यह वह काल है जिसमें लिपि एवं शैली मिली भी एवं उसे पढ़ा भी जा सका। अब आइए विभाजन करते हैं इसमें भी। यानी सीधे सीधे आपने कहा कि इतिहास का विभाजन मुख्य रूप से कितने 3 भागों में, काल के अनुसार 3 भागों में किया गया। किसके अनुसार? काल के अनुसार 3 भागों में किया गया। कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में प्रागैतिहासिक काल का ही आता है। अब प्रागैतिहासिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन सा? पूरा पाषाण काल वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप ध्यान से पढ़िएगा। ताम्र काल, पूरा पाषाण काल और ताम्र काल, सॉरी पाषाण काल। अब पाषाण काल का आता है प्रश्न कि पाषाण काल का विभाजन, पाषाण काल का विभाजन। अब पाषाण काल का विभाजन भी 3 भागों में किया गया। अब देखिए कौन से 3 भाग हैं। तो पहला पूरा पाषाण काल, फिर आपका दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल, और तीसरा आपका हो गया
हाँ, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्या? नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सब आगे आगे पढ़ाएंगे। अभी जब वहां पे उस टॉपिक पे जाएंगे तो बीच में पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक जो आग की खोज है, आग की खोज, ये जो है आग की खोज किसमें की गई थी? पूरा पाषाण काल में की गई थी। ठीक है। नव पाषाण काल में क्या मिला था आपको? अनाज, खेती करना सीखे थे, खेती करना सीखे सीखे। ठीक है। तो इस तरह आगे हम आपको बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन पहले आप इस तरह रहिए, नहीं दिमाग भटकेगा आपका। और ताम्रकाल को वैसे ही छोड़ देते हैं। ताम्रकाल में आपकी स्मृतियां ये सब आई, जो खोज वोज मिली। फिर आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा गया। जो आपकी सभ्यता आती है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, फिर सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, जितने भी सभ्यताएं हैं वो इस काल में मिली। और पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता को क्या मिली लिपियों को पढ़ा जा सकता है? नहीं। हड़प्पा सभ्यता की लिपियों को पढ़ा जा सका? नहीं। ये इस काल का है। फिर ऐतिहासिक काल, मेडुअल, देखिए आपका एशियंट, मेडुअल और आपका जो आधुनिक है आपका काल, उसको भी तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में? तीन भागों में। कौन कौन सा आप जानते रहिए। ऐतिहासिक काल, आगे आपको विभाजन इसका ऐतिहासिक काल का बताएंगे। हाँ, प्राचीन इतिहास, चलिए बताते हैं। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, मध्य इतिहास, एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, और आपका लास्ट में आपका है आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो बच्चा ये रहा इतिहास का विभाजन। आप एक ही जगह पढ़ सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा हमने बताया, इतिहास का अर्थ पहले आपने पढ़ा है कि पूर्व में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान रखना ही इतिहास है। और यूनानी ने इसको क्या बोला? हिस्टोरी। और जो जिसका अर्थ भी यही है कि सामान्य जानकारी प्राप्त करना। और इतिहास के जनक हेरोडोटस को माना गया, जिनकी पुस्तक है हिस्टोरिकल, जिसमें भारत के इतिहास का वर्णन किया गया। तो इतनी सारी बातें हुई। उसके बाद इतिहास का विभाजन, इतिहास का जो विभाजन है मुख्य रूप से तीन कालों के अनुसार तीन भागों में रखा गया। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को तीन भागों में, प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, पाषाण काल और ताम्रकाल। पाषाण काल को जो पूछा जाए कितने कालों में बांटा गया, तो मुख्य रूप से तीन भागों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और फिर आइए देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यताएं, जितनी सभ्यताएं आती हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल को आपका बांटा गया एशियंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इस तरह इतिहास का विभाजन रहा। आइए हम आगे पढ़ते हैं। इतना आप ले लीजिए, चलिए हो गया होगा, आपने ले लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपके टॉपिक पे आते हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, महत्व। चलते हैं हम किस पे? महत्व पर, कि महत्व क्या है। तो सबसे पहले इतिहास का महत्व, दूसरा टॉपिक है। पहला आपने पढ़ा इतिहास का अर्थ, दूसरा इतिहास का महत्व, इतिहास का महत्व, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, निम्न बिंदुओं को देखते हुए, चाहे सीधे सीधे हम कहें, ऐसे भी कह सकते हैं कि इतिहास का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। जैसे निम्न महत्व है, ऐसे कह सकते हैं हम। देखिएगा, निम्न महत्व है। अब कैसे? सीधे लाइन पॉइंट पे आते हैं, जो पॉइंट वाइज लिखना होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नंबर एक, सीधे सीधे प्राचीन या पूर्व, ऐसे कह सकते हैं, पूर्व कालीन
पूर्वकालीन घटनाओं पूर्वकालीन घटनाओं का इतिहास जानने के लिए, इतिहास जानने के लिए जीवन को समाजोपयोगी बनाने के लिए, जीवन को समाजो समाजोपयोगी समाजोपयोगी बनाने के लिए, और किसके लिए, बहुत सारे पॉइंट हैं, नैतिक मूल्यों के लिए, चरित्र निर्माण के लिए, परंपराओं, देखिए प्राचीन परंपराओं एवं सभ्यता से वर्तमान का तुलनात्मक अध्ययन के लिए आप ऐसे पॉइंट, और महापुरुषों के चरित्र की विशेषताओं को जानने के लिए, विशेषताओं को जानने के लिए आदि बहुत सारी चीजें। इसको हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं तो और अच्छा, ये पॉइंट वाइज है, बहुत सारी चीजें आप बढ़ाते चले जाएंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, आगे कर सकते हैं, धर्म ग्रंथ जानने के लिए, स्मृतियों के ज्ञान के लिए, ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, हेडिंग बनाने की कोशिश करते हैं। हम हेडिंग के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए बच्चों, हेडिंग के माध्यम से हम पढ़ते हैं, जिससे आपको विस्तृत ज्ञान होगा। चलिए, तो इतना आपने पढ़ लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट वाइज आपने देखा, अब हेडिंग के माध्यम से देखते हैं। शैक्षिक महत्व, सबसे पहला आपका होगा नंबर 1, शैक्षिक महत्व। अब शैक्षिक महत्व को हम जानते हैं कि शैक्षिक महत्व क्या है। सबसे पहला होता है इसमें पॉइंट, इसके 2 पॉइंट है शैक्षिक महत्व का। पहला है प्राचीन काल की आधारशिला। प्राचीन काल की क्या है, आधारशिला है। क्या बताइए, इतिहास, यानी पूर्व की प्राचीन काल की आधारशिला है, यानी पहले जो घटित हो चुका है उसको हम किसके आधार पे जानेंगे, इतिहास के आधार पर। यदि इतिहास ना हो तो हमें कैसे पता चले कि पहले महाराणा प्रताप थे, पहले शिवाजी थे, बहुत सारे पहले बाबर आया, अकबर आया, यूनानी है हमारे देश में, मोहम्मद गौरी है, गजनवी है, ये सब कैसे हमको पता चला, इतिहास के माध्यम से। तो प्राचीन काल की आधारशिला इतिहास ही है। इतिहास ना होता, इतिहास देखो हमने पहले भी कहा कि पूर्व में घटित घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करना ही इतिहास नहीं, बल्कि क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान प्राप्त करना ही इतिहास है। दूसरा, वर्तमान काल के निर्माण के लिए,
यानी प्राचीन काल की आधारशिला है। यदि इतिहास ना होता तो कोई लिखित प्रमाण कहीं इसका मिलता ना कि कब क्या घटित हुआ, और उसी के आधार पे क्या किया गया, वर्तमान काल का निर्माण किया। वर्तमान काल के निर्माण के लिए भी ये शैक्षिक इसका महत्व है। यदि कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हम क्या करते हैं, आज भी वही कर रहे हैं कि हम महापुरुषों के कहानी, चरित्र की कहानियां सुनाते हैं उसको, या फिर धार्मिक स्थल पे ले जाते हैं और ऐतिहासिक स्थल पर ले जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें, लाइट चली गई बच्चों, 1 मिनट। तो चलिए बच्चों, लाइट जाने की वजह से बीच में आपका रोक दिए थे। तो आइए देखते हैं कि शैक्षिक महत्व। तो शैक्षिक महत्व जो इतिहास का है, हमने बताया ना कि पहला प्राचीन काल की आधारशिला, यानी प्राचीन काल की आधारशिला मतलब कि जो इतिहास है वो पूर्व में घटित घटनाओं को जानने का एक आधार है। यदि इतिहास ना होता तो हम पूर्व में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, जैसे आप रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, भगवान राम कौन थे, मीन्स हमें कैसे पता चलता है, इतिहास के माध्यम से ही पता चलता है। और श्री कृष्ण कौन थे, या महाभारत रचा गया, महाभारत हुआ, वो कैसे पता चला, ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के द्वारा। तो ये क्या है, इतिहास प्राचीन काल की आधारशिला है, यानी आधार है, उसी के माध्यम से हम प्राचीन काल में घटित घटनाओं को, पूर्व में घटित घटनाओं को जान सकते हैं, और उसी के आधार पर वर्तमान काल के निर्माण के लिए उपयोगी है इतिहास। यानी प्राचीन काल की आधारशिला है और उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, वर्तमान का निर्माण करते हैं। तो ये शैक्षिक महत्व रहा। दूसरा फिर हम दूसरा इसका है टॉपिक नैतिक महत्व। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा हो जाएगा नैतिक महत्व। नैतिक महत्व दूसरा टॉपिक। अब नैतिक महत्व में क्या हो गया, नैतिक महत्व में हम कह सकते हैं, जैसे कई चीज आप रख लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यूनानियों का, यूनानियों का भारत आगमन ऐसे कह सकते हैं नैतिक महत्व में। या फिर हम कह सकते हैं किसका वर्ण, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि की कहानियां सुनाकर, नैतिकता का निर्माण करना। जैसे बता देना, शिवाजी क्या किए भारत के लिए, उन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी, महाराणा प्रताप मर गए लेकिन आखिरी दम तक उन्होंने गुलामी, स्वाधीनता, पराधीनता स्वीकार नहीं किए, स्वाधीन रहे। और चंद्रगुप्त मौर्य का अशोक शिलालिंग, अशोक आप जान ही रहे हैं। और समुद्रगुप्त जो भारत का नेपोलियन कहा गया। यूनानियों का भारत में आक्रमण कैसे हुआ, कैसे लूट के ले गए, या हमें कैसे विचार रखने चाहिए, या फिर हमें हमेशा सतर्क होना चाहिए यदि कोई बच्चा देश प्रेम नहीं करता, या फिर ऐसे अंग्रेजों के प्रति मतलब प्रेम इसलिए रखता है, तो हमें बताना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, नैतिक मूल्यों का या नैतिकता का उनके अंदर विकास कर सकते हैं। तो शैक्षिक महत्व, नैतिक महत्व। आइए देखते हैं अब सामाजिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व। सांस्कृतिक महत्व
तीसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक महत्व। सांस्कृतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व। और फिर चौथा आपका हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व। राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय महत्व। तो आपने देखा, पहले सबसे पहले देखा होगा, सबसे पहला जो पॉइंट था यहाँ लिख दे रहे हैं आपका, पहला क्या था? आपने देखा कि शैक्षिक महत्व। क्या देखा? शैक्षिक महत्व, शैक्षिक महत्व। दूसरा आपने देखा था क्या? नैतिक महत्व, नैतिक महत्व। तो शैक्षिक महत्व में आपने देखा कि दो चीजें हमने बताई, एक तो प्राचीन आधारशिला, आधारशिला किसकी रही? प्राचीन काल की। और दूसरा वर्तमान का निर्माण, वर्तमान का निर्माण। नैतिक महत्व में महापुरुषों की कहानियों द्वारा चरित्र का निर्माण, चरित्र का निर्माण, चरित्र का निर्माण। अब इसमें सांस्कृतिक महत्व आप देखिए, सांस्कृतिक जो महत्व है इसमें क्या है? सांस्कृतिक महत्व में रीति रिवाज एवं परंपराओं की जानकारी देकर इतिहास के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से जानकारी, इतिहास के माध्यम से देकर उन्हें जीवित रखना, जीवित रखना। जो हमारी परंपराएं, सभ्यता है, संस्कृति है, इनके विषय में हमें किससे जानकारी मिलती है? इतिहास से। और इतिहास से जानकारी मिलने के कारण क्या करते हैं? हम कुछ न कुछ रीति रिवाज, परंपराएं और सभ्यता को अपनाने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज, हमारे संस्कार जीवित रहते हैं। अगला है राष्ट्रीय महत्व। राष्ट्रीय महत्व यानी देश प्रेम की भावना जागृत करना, भावना जागृत करना, देश प्रेम की भावना जागृत करना, समाज सेवा, विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना, आदि। मीन्स ये आपके शैक्षिक महत्व रहे। इतिहास का महत्व हमने कहा ना, समाजोपयोगी बनाने के लिए देश प्रेम, विश्व बंधुत्व की भावना, राष्ट्रीयता की भावना। मीन्स पॉइंट वाइज रखना चाहते हैं। नैतिकता का विकास, सभ्यता एवं परंपराओं को जीवित रखने के लिए, और प्राचीन काल की आधारशिला के आधार पर वर्तमान का निर्माण करने के लिए चारित्रिक निर्माण, नैतिक निर्माण, ये सब क्या है? इतिहास के महत्व हैं। और आपका जैसे हमने कहा कि आप मुख्य रूप से देखें तो शैक्षिक महत्व देखिए, आप उस तरह आपको समझाएं, नैतिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व और राष्ट्रीय महत्व। तो ये आपका सामाजिक अध्ययन में इतिहास का अर्थ हुआ, परिभाषा हुई, और इतिहास का महत्व हो गया। आइए हम बात करते हैं स्रोत की। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी एक टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे थे, उस टॉपिक पे गए तो शायद आप सही से नहीं पढ़ पाए। एक बार मैं पुनः कोशिश करूंगी उसे दोहराने की। इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन।
इतिहास का विभाजन, इतिहास का विभाजन। अब हमने बताया मुख्य रूप से, देखिए आप चार्ट में देख लीजिए, उधर आपको बताए थे मुख्य रूप से समय के आधार पर, किसके, समय के आधार पर समय के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों, समय के आधार पर कितने भागों में, 3 भागों में। और किसके आधार पर, समय के आधार पर। नंबर 1 देखते जाइए आप, हमने बताया था प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल। ये आपको बताया है। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके विषय में क्या किया गया, इस काल में मानव को ना तो लिपि और ना शैली, किसी चीज का ज्ञान नहीं था। और दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल जो था, वो आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि और शैली का ज्ञान हुआ, लेकिन उसे आज दिन तक पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल में लिपि भी मिली और शैली भी मिली और उसे बाकायदा पढ़ा भी जा सका। आद्य ऐतिहासिक काल ही है जिसे पूर्ण रूप से उसका अध्ययन किया जा सका है। फिर प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। हमने बताया था पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल, ताम्रकाल। ताम्रकाल में जो सिक्के मिले, अभिलेख मिले, बहुत सारी चीजें ये आती है, स्मृतियां आती हैं। और पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, ये भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर ताम्र को छोड़ देते हैं यहीं पे, इसमें अभिलेख, सिक्के, यही सब आए। अब आइए देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में क्या आता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, यानी जितनी सभ्यताएं होती हैं वो इस काल में आई। और ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता को आज दिन तक पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास जिसको क्या क्या कहते हैं, एशियंट हिस्ट्री, इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास जिसको मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो इस प्रकार काल का विभाजन। एक चीज हमने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आग की खोज कब हुई, तो इसी काल में हुई थी। किसमें, आग की खोज। आप भूल से लगा देते हैं नवपाषाण काल, लेकिन नहीं, ये पूरा पाषाण काल में हुई थी। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का, और किसका, खेती करना सीखे, खेती करना सीखे, मांस को भून कर खाना सीख लिए मध्य पाषाण काल में। यहाँ नहीं, आग की खोज हुई, यहाँ पर सीख लिए। और बहुत सारी चीजें उस टॉपिक पे जब हम जाएंगे तब बताएंगे। तो ये इतिहास का विभाजन रहा, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, जो आपका मेन पॉइंट है। तो मेन पॉइंट पे हम जाते हैं बच्चे, लास्ट का पॉइंट चल रहा है आपका। जो लास्ट पॉइंट है आपका वो है स्रोत, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपका क्या चल रहा है, इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास को, इतिहास को जानने का स्रोत, स्रोत, इतिहास को जानने का स्रोत।
तो इतिहास को जानने के निम्नलिखित स्रोत हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो सबसे पहला स्रोत है, नंबर 1 पुरातत्व से, पुरातत्व यानी खुदाई से, खुदाई मिले स्रोत, मिले साक्ष्य पहला। दूसरा विदेशियों का विवरण, पुरातत्व खुदाई से मिले साक्ष्य, विदेशियों का विवरण या विदेशी। फिर तीसरा आपका हो गया धर्म ग्रंथ। क्या हो गया? ग्रंथ। धर्म ग्रंथ नहीं कह सकते हैं हम, ग्रंथ कह सकते हैं, ग्रंथ। तीसरा क्या हो गया? साहित्य एवं ग्रंथ, साहित्य एवं ग्रंथ के माध्यम से भी क्या होता है? इतिहास का पता चलता है। तो आइए हम देखते हैं पुरातत्व खुदाई से मिले जो साक्ष्य हैं। तो पहला टॉपिक आपका हो गया खुदाई से मिले साक्ष्य। तो खुदाई से जो मिले साक्ष्य हैं उनके विषय में हम जानते हैं। चलिए, तो एक एक पॉइंट पे आपने देखा 3 पॉइंट रखा। पहला पॉइंट है खुदाई से मिले साक्ष्य। खुदाई से मिले साक्ष्य में आपका हो गया जैसे सिक्के, अभिलेख, मूर्ति, मकान, मंदिर, और जिस सभ्यता जैसे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता आदि हो गया। फिर विदेशियों का आगमन। क्या हो गया? फिर हम विदेशियों का आगमन, जैसे विदेशियों के आगमन में आपका यूनानी के हो गए हेरोडोटस। विदेशियों का दूसरा टॉपिक आपका होगा विदेशियों का आगमन। दूसरा हम लिखते हैं विदेशियों का भारत आगमन। जैसे यूनानी हो गए, यूनानी लेखक, यूनानी लेखक में कौन कौन हो गए आप देखिए। सबसे पहले तो हेरोडोटस ही हो गए, बताए थे ना यूनान के रहने वाले हेरोडोटस। और हेरोडोटस की बुक थी ना, हमने बताया था, बुक कौन थी? हिस्टोरिकल में क्या हुआ? भारत का इतिहास, यानी भारत के इतिहास का पता चलता है, भारत के इतिहास का पता चलता है, भारत के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, तो पहला हो गया, क्या हो गया? विदेशी हेरोडोटस। फिर आपका मेगास्थनीज भी क्या है? यूनानी है। मेगास्थनीज यूनानी, पहला आपने देखा है यूनानी लेखक हेरोडोटस। दूसरा आप यही से लिखते हैं मेगास्थनीज, मेगास्थनीज।
बहुत गर्मी है बच्चों। मेगास्थनीज सेल्यूकस का सेनापति था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस का सेनापति था। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और इसकी पुस्तक क्या है? तो हमको देखिए ये देखना है ना, जब यात्री पूछते हैं तो हेरोडोटस, जब पुस्तक पूछते हैं तो हिस्टोरिकल से हमें पता चलता है किसके विषय में? भारत के इतिहास के विषय में। सेल्यूकस का सेनापति है, हमने परिचय बता दिया है यहाँ पे कि ये कौन था। तो सेल्यूकस का सेनापति था। किसके दरबार में आया था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त के समय में आया था। और मेगास्थनीज की बुक है, मेगास्थनीज की जो बुक है वो इंडिका है, इंडिका। इससे भी क्या है? इसमें भारत के इतिहास का पता चलता है, भारत के इतिहास और इतिहास का विवरण है, विवरण। और किस समय का है? चंद्रगुप्त के समय का है। किसके समय का है? चंद्रगुप्त का। तो यूनानी लेखक रहे ये आपके। एक आपका है टॉलेमी, एक नाम आपने सुना होगा। क्या नाम सुना होगा? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इधर नहीं आ रहा है। टॉलेमी। तीसरा क्या है? टॉलेमी। अब यूनानी आपसे पूछेगा यूनानी किसी दो लेखकों के नाम, तो यूनानी लेखक हैं आपका कौन कौन हुए बताइए? मेगास्थनीज हो गया, हेरोडोटस हो गया, टॉलेमी हो गया। इनकी पुस्तक है भारत का इतिहास। इन्होंने सीधे लिख दिया उसी का नाम, टॉलेमी ने, कि भारत का इतिहास, इतिहास, भारत का इतिहास। तो टॉलेमी हो गया। कौन कौन हुए? टॉलेमी और हेरोडोटस और चंद्रगुप्त। टॉलेमी, हेरोडोटस और चंद्रगुप्त। आपने ये यूनानी लेखक रहे। आइए आगे देखते हैं हम लोग चीनी लेखक। यूनानी लेखक हो गए आपके। अब हम देखते हैं चीनी लेखक जो चीन से आए थे। तो चीनी लेखक आपका बहुत ही फेमस नाम है, ठीक है। आइए देखते हैं ह्वेनसांग। एक नाम आपने सुना होगा, ह्वेनसांग, ह्वेनसांग, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो ह्वेनसांग जो आपका है हर्षवर्धन के समय में, हर्षवर्धन के समय में आया था। हर्षवर्धन के दरबार में आया था, दरबार में आया। और इनकी एक पुस्तक है इनका जो पता चलता है की, इनका जो इनके भ्रमण, एक ये क्या था? एक यात्री था, यात्री था। ये क्या था? एक यात्री था, चीनी यात्री। कौन यात्री था? चीनी यात्री था। और इसके भ्रमण का जो वृतांत मिलता है, वृतांत, वो किससे मिलता है? CU की एक पुस्तक है, CU की पुस्तक से पता चलता है। किससे? CU की पुस्तक से, ठीक है। CU की एक पुस्तक है। फिर इसके बाद ह्वेनसांग किसके साथ? ये वेरी इंपॉर्टेंट। ह्वेनसांग किसके समय में? हर्षवर्धन के। एक है फायान, फायान। चलिए फायान फाहयान होगा। फाहयान जो है, फाहयान किसके समय में आया था? तो ये आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त, अभी चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में पढ़ा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। किसकी? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, दी
गई, विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। फायन। और उसके बाद जो है एक आया था इत्सिंग। इत्सिंग नामक, इत्सिंग से पता चलता है नालंदा विश्वविद्यालय। इत्सिंग एक रचना है। इत्सिंग। इत्सिंग। अब इत्सिंग से पता चलता है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्व नालंदा विश्वविद्यालय का। और एक और है, ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ, विक्रमशिला। नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला का पता चलता है। फिर आपका हो गया ये जानने के स्रोत आपके हुए। पहला क्या रहा? पहला रहा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, दूसरा रहा विदेशी यात्री। तो आपका जो विदेशी यात्रियों वाला है, एक अरबी है, दो यात्री, अलबरूनी इब्न बतूता, इनको जानते रहे नाम बस। एक क्या, कौन से है? अरबी। यूनानी जाना, चीनी यात्री जाना, और अरबी। अरबी यात्री, अरबी यात्री कौन कौन से हैं? तो दो का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं। इब्न बतूता, इब्न बतूता। पूछा जाता है कि दो अरबी यात्रियों के नाम बताइए ऐतिहासिक। तो इब्न बतूता, बतूता, ठीक है। और अलबरूनी, अलबरूनी, ये दो यात्री हैं, जानते रहे, इब्न बतूता और अलबरूनी। इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, तो यात्रियों को आपने जाना। अब धार्मिक ग्रंथों को, हम ग्रंथों को जानते हैं। किसको? ग्रंथों को जानते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं इतिहास के स्रोत में, जो आपका पॉइंट था, इतिहास के स्रोत या इतिहास को जानने के स्रोत। इतिहास को जानने का स्रोत, इतिहास को जानने का स्रोत। तो आपने जाना, सबसे पहले क्या जाना था आपने? हाँ, सबसे पहले साक्ष्य जाना। सबसे पहले क्या जाना? साक्ष्य। साक्ष्य किसका साक्ष्य आपने जाना? पुरातत्व संबंधी, पुरातत्व संबंधी, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जाना आपने, जाना ना। फिर दूसरा आप पॉइंट जाना, यात्री। क्या जाना? यात्री। तो यूनानी यात्री, यूनानी यात्री, यूनानी यात्रियों को जाना आपने। यूनानी यात्री में कौन कौन से थे, बताओ आप हमको। हेरोडोटस, हमने बताया ना, हेरोडोटस, हेरोडोटस। हिस्टोरिकल इनकी पुस्तक थी, हिस्टोरिकल, जिसमें भारत के इतिहास को लिखा गया, हेरोडोटस। फिर दूसरे कौन थे यूनानी, बोलो? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। इनकी पुस्तक क्या थी? यह सेल्यूकस के दरबारी, सेल्यूकस का राजदूत था, और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये इनकी पुस्तक है इंडिका, इंडिका, जिससे भारत के इतिहास का पता चलता है। एक हमने बताया था टॉलमी, टॉलमी, इनकी पुस्तक कौन थी? टॉलमी, भारत का इतिहास। इन्होंने सीधे लिखा भारत का इतिहास, इतिहास। तो इससे सबसे पता चलता है किसका? भारत का इतिहास का। फिर हमने कहा दो चीनी यात्री आए थे, चीनी यात्री। चीनी यात्री कौन थे? चीनी, चीनी हमने बताया था कौन कौन सा? ह्वेनसांग, 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 और जिसका पता चलता है यू की, यू की। और ये किसके समय आए थे? हर्षवर्धन। किसके समय आए? हर्षवर्धन। रिवाइज करवा रहे हैं आपको, भूले ना। और दूसरा कौन था? फहयान के समय में। और ये किसके समय में है? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय,
जिसको विक्रमादित्य की उपाधि थी, विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है। और हमने एक बताया था इत सिंह, जिससे नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला का पता चलता है। नालंदा, तक्षशिला, तो ये रहा। उसके बाद आपने जाना चीनी आती अरबी, अरबी को बताए थे ना, अरबी, अरबी हमने 2 बताया। अरबी कितने बताए थे? 2 बताए। इब्न बतूता, अलबरूनी, इब्न बतूता, इब्न बतूता, अलबरूनी, इब्न बतूता और अलबरूनी। ठीक है। तो आइए हम जानते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। बच्चों आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप कुछ ना करिए तो लाइक तो जरूर कर दिया करिए। और शायद आपको ये लगता है मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ, यदि आप पढ़ेंगे सही से तो आपको अच्छे से ज्ञान होगा। आइए हम जानते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। ग्रंथ कौन कौन से हैं स्रोत में? आइए, साहित्य एवं ग्रंथ, साहित्य, साहित्य एवं ग्रंथ, साहित्य एवं ग्रंथ। अब साहित्य एवं ग्रंथ में जानते हैं सबसे पहले वैदिक कालीन साहित्य, वैदिक कालीन साहित्य। सबसे वैदिक कालीन साहित्य कौन सा है बताइए? तो सबसे पहले हमें जो स्रोत है वो मिला, कौन सा जानते हैं? सबसे पहले जो साहित्य मिलता है हमको वो है चारों वेद। कौन सा? चारों वेद। अब यहां से जानते हैं चारों वेद, चारों वेद। अब चारों वेद कौन से हैं? अब यहीं से देखिएगा बच्चों ध्यान से, चारों वेद। तो वेद कितने हैं? वेद ऐसे सीधे लिखते हैं वैदिक कालीन, तो वेद के विषय में हम बात करते हैं यहाँ से। ठीक है। अब वो ऊपर से लेते हैं ताकि आ जाए आपका स्पष्ट रूप से। स्रोत साहित्य पढ़ रहे थे, साहित्य में हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? वेद। वैदिक कालीन सबसे पहले है क्या? वेद है ना। तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या तो ये 4 है। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं आइए हम लोग जानते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है आपका कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद पहला आपका है, सबसे पहला ऋग्वेद। फिर दूसरा आपका है यजुर्वेद। दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरा आपका है सामवेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, और चौथा अथर्ववेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चौथा है। क्रम से है, ये क्रम है आपका। ऋग्वेद में देखिए 10 मंडल होते हैं। कितने होते हैं? मंडल, मंडल देखते हैं। मंडल, मंडल। सूक्ति वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका पहले के लिखवा दे रहे हैं और सब नहीं लिखवाएंगे। सूक्ति नहीं, बहुत लंबा वीडियो होगा। सूक्ति, ऋचाएं, मंडल, सूक्ति और ऋचाएं। तो मंडल कितने हैं? मंडल 10 है। मंडल कितने हैं? 10। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है कई बार। सूक्ति कितनी है? तो 1028, 1028। सूक्ति कितने हैं? 1028। और ऋचाएं कितनी है? 10,462। ऋचाएं कितनी है? 10,462 है। और ये सबसे सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और इससे भारत के इतिहास के विषय में सबसे ज्यादा, सबसे पहले जानकारी हमको यहीं से मिली, ऋग्वेद। यजुर्वेद क्या है? ये दूसरा वेद है। ये क्या है? ये दूसरा वेद है, यानी क्रम में दूसरा है। ये दूसरा वेद है। इसमें गद्य में रचनाएं मिलती हैं। किसमें? गद्य में रचनाएं मिलती हैं।
फिर सामवेद, सामवेद इसे इतिहास का, इसे संगीत का जनक माना जाता है और इसमें रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई, गद्य एवं पद्य दोनों में हुई। अथर्ववेद, आइए देखते हैं अथर्ववेद जो है यह चौथा वेद है। ये क्या है? चौथा वेद है। इससे हमें क्या मिलता है जानते हैं? इससे हमें ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हुआ। इससे हमें क्या हुआ? ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हुआ। और क्या? तंत्र मंत्र, जादू टोना सबकी उत्पत्ति यहीं से हुई। तो ये रहे आपके वेद। क्या हुए? वेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। उसके बाद वेदांग, कितनी? वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग होता है वेदांग की संख्या आप जानते रहे कितनी है? 6 है। वेद की 4, हमने बताया ना, वेद की कितनी है? 4 है, वेदांग की 6। फिर पुराण, ये सब स्रोत हैं। पुराण कितनी है? 18। कितनी है? 18 है। पुराण की संख्या कितनी है? 18। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। तो देखिए वेद हो गया आपका, यहीं पे लिख दे रहे हैं। वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6। पुराण 18। कल्प, शिक्षा और ये सब क्या? ज्योतिष, व्याकरण, मुख, ये सब क्या है? वेदांग है। पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, ये सब क्या है? पुराण है। उपनिषद आपके हो गए 108। तो 4, 6, वेद 4 है, वेदांग 6 हैं, पुराण 18 है, उपनिषद 108 है। ये आपके साहित्य रहे, वैदिक कालीन साहित्य। ये क्या रहे? वैदिक कालीन साहित्य, वैदिक कालीन साहित्य रहे। वेद, वेदांग और देखिए वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, सूक्ति भी आती है। सूक्ति, कल्प, सूक्ति हम संख्या नहीं जानते, कल्प बहुत सारा है। कल्प, ये सब क्या है? ये सब स्रोत है, वैदिक कालीन स्रोत है। ठीक है। फिर ऐतिहासिक कालीन स्रोत, वैदिक कालीन स्रोत में ही आपका आता है बौद्ध कालीन ग्रंथ, और बौद्ध कालीन, जैन कालीन ग्रंथ, बौद्ध कालीन ग्रंथ और जैन कालीन ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में 2 सबसे बड़े ग्रंथ हैं। कौन सा? ये जानते रहिए आपका, नहीं तो वैदिक काल में लिख दें। कौन सा? रामायण और महाभारत। ये सब क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ। नाम आता है कि 2 ऐतिहासिक ग्रंथों के नाम, तो रामायण और महाभारत। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी ने की थी। और महाभारत वेदव्यास।
ठीक है, वेद व्यास। और रामचरितमानस, रामचरित, यहाँ लिख दे रहे हैं रामचरित मानस तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। तो बच्चों ये आपका रहा फर्स्ट यूनिट, और उम्मीद है कि हमने जो पढ़ाया है आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो पक्का है कि आपका लघु उत्तरीय, इससे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ प्रश्न। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पुनः आपको मिलते हैं।